नमस्कार। कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 औद्योगिकरण का युग। इस अध्याय को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें और उसके बाद इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। जो औद्योगिकरण का युग है वह औद्योगिकरण जो है पूरा पहले प्रारंभ ब्रिटेन में हुआ और 1730 के दशक से इसको शुरू मान सकते हैं, क्योंकि जो पहले उद्योग लगे वो 1730 में ही लगे, 1730 वाले दशक में ही लगे। चलो शुरू करते हैं। प्राच्य। प्राच्य एक शब्द है। यह शब्द उन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है जो यूरोप के पूर्व में स्थित हैं। जो यूरोप महाद्वीप है उसके जो पूर्वी हिस्से में जितने भी देश हैं उन सबको प्राच्य बोला जाता है। दूसरा, पूंजी। यह मुद्रा की बड़ी मात्रा है जिसका निवेश किया जाता है या व्यापार या उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। आगे, समाजवादी। जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति का समान हिस्सा होता है, यानी कि जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति का समान हिस्सा होता है तथा मुख्य उद्योगों पर स्वामित्व और नियंत्रण सरकार का होता है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। स्पिनिंग जेनी। यह सूत काटने की मशीन क्या है? एक सूत काटने की मशीन है स्पिनिंग जेनी, जो जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। फिर स्टेपल। एक व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या उसे छांटता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेपल बोलते हैं। आगे, फुलर्ज। फुलर्ज क्या है? चुन्नोटों के सहारे कपड़े को समेटना। चुन्नोटों के सहारे कपड़े को समेटना क्या कहलाता है? फुलर्ज कहलाता है। कार्डिंग। वह प्रक्रिया जिससे कपास या ऊन आदि के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डिंग बोलते हैं। फ्लाई शटल। रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्लाई शटल क्या है? एक रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है और जो कपड़ा बुनते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे पहली जूट मिल कलकत्ता में लगी। जो भारत में सबसे पहले जूट मिल लगी थी वो कहाँ लगी थी? कलकत्ता में लगी थी। और उधर ही जो जूट है वो बहुत अधिक मात्रा में पैदा भी होता है। 10वां पॉइंट है, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। जो पहली कपड़ा मिल है वो कब लगी? 1854 में लगी। और पहली ट्रेन कब चली? 1853 में चली। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। तो जो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और 1498 में सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा भारत पहुंचा। उसके बाद बहुत सारे यूरोपीय आए, डच आए, ब्रिटेन से इंग्लैंड आए, फ्रांसीसी आए, तो ये सब उसके बाद आए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। प्रश्न पॉइंट 13 है, नए आविष्कार और आविष्कारक। फ्लाई शटल। फ्लाई शटल को किसने आविष्कार किया? जॉन ने। जो जॉन के था उसने क्या किया? फ्लाई शटल जो मशीन थी उसका आविष्कार किया। भाप का इंजन। भाप का इंजन किसने बनाया? भाप का इंजन न्यूकोमेन और जेम्स वाट ने बनाया। इसमें मुख्य नाम किसका है? जेम्स वाट का ही है। स्पिनिंग जेनी ये किसने बनाई? जेम्स हारग्रीव ने। अब एक अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं जो एक अंक में आते हैं। 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग किया जाता था? तो सबसे 19वीं सदी में जो उद्योगपति हैं वो अमेरिका के उद्योगपति थे जो मशीनों का उपयोग करते थे।
कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले? 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले। गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में तैनात किया गया था? ये गुमास्ता कौन थे? बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर थे। जो बुनकर कपड़ा बुनते थे उनका सुपरविजन करने के लिए जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? गुमास्ता होता था। उसको गुमास्ता कहते थे। नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है? तो जो नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए उससे सबसे अच्छा तरीका है विज्ञापन द्वारा। जो विज्ञापन होते हैं उनके द्वारा नए उपभोक्ता तैयार किए जाते थे। औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के मुख्य उद्योग कौन से थे? जो पहला चरण था औद्योगिकरण का, उसके पहले कौन थे? कपास उद्योग और धातु उद्योग। ये औद्योगिकरण के पहले चरण के उद्योग थे। स्पेनिंग जैनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? कताई में। क्योंकि स्पेनिंग जैनी क्या है, पहले जो सूत की कताई होती थी कपड़ा बुनने के लिए, जो कि महिलाएं किया करती थी, लेकिन बाद में मशीन आई और मशीन ने एक साथ बहुत सारी तकलियों को वह घुमा देती थी और बहुत सारा सूत एक साथ कतता था। सातवां है, यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियों की भारत में किस प्रकार के उद्योगों में रुचि थी? चाय और कॉफी के रोपण में। आठवां है, संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के 2 कारण बताओ। तो संसार में जो वस्तुओं की वृद्धि उसके 2 कारण कौन से हैं? एक तो विश्व व्यापार में विस्तार। जब विश्व के व्यापार में विस्तार होने लगा, विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए तो उससे भी वृद्धि बढ़ी। दूसरा, विश्व में उपनिवेशवाद की स्थापना। इससे क्या हुआ? विश्व के सभी देशों में उपनिवेशवाद की स्थापना शुरू हो गई। एक देश दूसरे देश में जाकर काम करने लगा, वहाँ पर अपनी कंपनियां लगाने लगा। शहरी उत्पादक उत्पादन को कैसे नियंत्रित करते थे? तो कैसे करते थे? सौदागर और किसानों को ऋण देते थे। ये किसानों और सौदागरों को ऋण देते थे, इससे उत्पादन में को अपने नियंत्रित रखते थे। उद्योगपति मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? जो उद्योगपति हैं मशीनों के निर्माण के बाद भी मशीनों का उपयोग नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? सस्ते मानव श्रम का उपलब्ध होना। क्योंकि जिस टाइम पर मशीन आ गई तो मशीन से भी ज़्यादा सस्ते यहाँ पर मजदूर मिल जाते थे, इसलिए वो मजदूरों से ही काम कराते थे। 11वां है, ब्रिटेन के 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम लिखें। तो कौन से? सूती उद्योग और स्टील उद्योग। ये ब्रिटेन के 2 सबसे महत्वपूर्ण उद्योग थे। 12वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में 1840 के पश्चात स्टील की मांग क्यों बढ़ी? तो 1840 के बाद क्या हुआ? रेलवे के प्रसार के लिए तथा 1860 के पश्चात उपनिवेशों में भी रेलवे का प्रसार जरूरी था। दूसरा, ब्रिटेन स्टील का निर्यात भी करने लगा, तो इसके कारण वहाँ क्या हुआ? स्टील की मांग बढ़ गई। अब इसके बाद कुछ प्रश्न इसमें और हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये जो प्रश्न हैं, ये प्रश्नों की जो मुख्य पॉइंट है वो है, इनको हम हेडिंग कह सकते हैं कि ये बिल्कुल खास चीज़ें हैं, खास पॉइंट्स हैं, इनको हम बढ़ा चढ़ा कर भी एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रश्न, मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या थी? जो भारतीय बुनकर थे उनके सामने क्या क्या समस्या थी? तो समस्याएं कौन कौन सी थी? निम्नलिखित समस्याएं थी। नंबर 1, भारत के कपड़ा निर्यात में कमी आई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कपड़ा बेचने का दबाव। तीसरा, कम लागत। और चौथा पॉइंट है, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे। 5वां, अच्छी कपास न मिलना। ये मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने ये सब समस्याएं थी। अब भारत में जो कपड़ा निर्यात था उसमें कमी आ गई, क्योंकि मैनचेस्टर से जो कपड़ा बुनकर आया वो बड़ा सस्ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर कपड़ा बेचने का दबाव। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बुनकरों पर कपड़ा बेचने के लिए दबाव डालती थी। वो जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी वो वैसे ही कपड़े को बेचना उनको पड़ता था। और फिर उससे कम लागत,
कम लागत, कम बचत होती थी। स्थानीय बाज़ार सिकुड़ने लगे, जो स्थानीय बाज़ार थे वो भी कम हो गए, छोटे हो गए, क्योंकि मैनचेस्टर के जो कपड़े थे उसने पूरे बाज़ार को कवर कर लिया था। फिर अच्छी कपास न मिलना भी इसका एक कारण था। प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे? नंबर 1, अंग्रेजों की युद्ध संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई फैक्ट्रियां स्थापित की गई। दूसरा, वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते आदि सामान बनाने के लिए। तीसरा, नए मजदूर काम पर लगा दिए गए और काम करने का समय बढ़ा दिया गया। तो ये सब कारण थे औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के। तीसरा पॉइंट, 1930 की महामंदी के कारण लिखो। 1930 है 1930 में एक महामंदी आई, उसके क्या क्या कारण थे उसको देख लेते हैं। उसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घटा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घटा। अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपीय देशों के लिए कर्जे बंद किए गए। दूसरा है कृषि में अति उत्पादन। क्या हुआ? 1930 में कृषि में जब माल सस्ता होने लगा, माल सस्ता होने पर जो कृषक थे उन्होंने और अधिक कृषि उत्पादन की ताकि वो मुनाफा कमा सके, लेकिन उससे और महामंदी फैली। तीसरा है उद्योगों में मशीनीकरण। जो उद्योग हैं उनमें मशीनों से काम होने लगा, बहुत अधिक माल बनने लगा। जब बहुत अधिक माल बनने लगा तो महामंदी आ गई और जो माल है वो बड़े सस्ते दामों पर बिकने लगा। प्रश्न 4, नए सौदागरों का शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन क्यों था? जो नए सौदागर आए उनका शहरों में अपना व्यापार स्थापित करना क्यों कठिन था? चलो इसको देख लेते हैं। उसके निम्नलिखित कारण थे, इनको हम हेडिंग के रूप में यूज करेंगे। नंबर 1 कारण क्या था? शहरों में उत्पादकों के संगठन और गिल्ड काफ़ी शक्तिशाली थे। क्या थे? जो शहर थे, शहरों में उत्पादकों के संगठन और गिल्ड काफ़ी शक्तिशाली थे। जो शहर के संगठन थे बड़े शक्तिशाली थे, वो किसी को ऐसे ही नहीं बसने देते थे। दूसरा पॉइंट है कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे। जो कारीगर है उसको वो प्रशिक्षण भी देते थे। तीसरा, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। जो भी उत्पादक होते थे उस पर नियंत्रण रखते थे। आज भी वैसे ऐसा होता है, सेंसर बोर्ड रहते हैं सब उत्पादकों पर, कितनी MRP में बेचना है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब आज भी चेक होता है। उसके बिना बाजार तक सामान नहीं पहुंच पाते। तो उस समय भी ऐसी समस्या आई, उत्पादकों पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसा किया। चौथा पॉइंट है नए लोगों को अपने व्यवसाय में आने से रोकना। अब ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है, नए लोग अगर उस व्यवसाय में आएंगे तो जो पहले से कर रहे हैं उस व्यवसाय को, उसमें अड़ंगा अड़ाते हैं। उस समय ज़्यादा था ये, उस समय नियमों की थोड़ी कमी थी, इसलिए ऐसा होता था। पांचवा पॉइंट है नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके? जो नए उद्योगपति थे, जो परंपरागत उद्योग चले आ रहे थे, उनकी जगह क्यों नहीं ले सके? तो उसके क्या कारण थे उसको देख लेते हैं कि ऐसा क्या कारण था जो नए उद्योगपति हैं वो कामयाब इतनी आसानी से नहीं हो पाए। तो उसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी। जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी, क्योंकि सभी अपना काम करते थे। अपने जो परंपरागत उनके उद्योग धंधे थे छोटे छोटे, उनमें ही वो ज़्यादातर व्यस्त रहते थे, इसलिए उनको मजदूर नहीं मिलते थे आसानी से। दूसरा, प्रौद्योगिकीय बदलाव की गति धीमी थी। जो प्रौद्योगिकी बदलाव था उसकी गति भी क्या थी? धीमी थी, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए। तीसरा, कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था। कपड़ा उद्योग क्या था? एक गतिशील उद्योग था, नए नए आविष्कार हो रहे थे। चौथा, प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी थी। जो प्रौद्योगिकी थी, जो मशीनें थी जिनके द्वारा कार्य होता था, वो भी काफ़ी महंगी पड़ती थी। पांचवा पॉइंट, उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग में पूरा होता था। जो उत्पादन का एक बड़ा भाग है, जितना भी उत्पादन होता था उसमें बहुत ज़्यादा जो गृह छोटे छोटे उद्योग थे उसमें ही पूरा होता था। लोग अपना व्यवसाय खुद करते थे, खूब अपने आप ही स्वावलंबी थे।
आत्मनिर्भर थे। छठा प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क क्यों टूटने लगा? जो भारतीय सौदागर हैं उनके नियंत्रण वाला नेटवर्क क्यों टूटने लगा, उसके क्या कारण थे? उसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त करके व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये मुख्य कारण था। जो यूरोपीय कंपनी थी, जैसे ब्रिटेन की कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी थी, पुर्तगालियों की कंपनियां थी, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त कर ली थी। जो व्यापार से संबंधित रियायतें थी उनसे क्या कर लिया, अपना वर्चस्व उसमें स्थापित कर लिया। दूसरा पॉइंट, भारत में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या था? जो भारत में व्यापार है उस पर बस अपना अधिकार जमा लिया, एकाधिकार, हमारा अधिकार, हमारा अच्छा है। तीसरा, सूरत और हुगली के बंदरगाहों पर व्यापार घटने लगा। जो सूरत है वहाँ और हुगली, ये दोनों बंदरगाह हैं, इन पर व्यापार क्या हो गया, घटने लगा। पहले जितना भी आयात निर्यात होता था वह समुद्रों के रास्तों से होता था, तो सूरत में भी एक बंदरगाह है और हुगली में भी, तो इन पर जो व्यापार था, जो आने जाने का क्रम था, लोग व्यापार करने आते थे, वो भी घटने लगा था। प्रश्न 7 देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ताओं को नियुक्त क्यों किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत के जितने भी बुनकर हैं उन पर उनकी निगरानी रखने के लिए एक पद सृजित किया, जिसको क्या बोलते थे, वो गुमास्ता बोलते थे। तो यह एक तरह से सुपरवाइजर था। तो उसकी नियुक्ति क्यों की, उसको पढ़ लेते हैं। उसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, वे बुनकरों को कर्ज देते थे। नंबर 1 क्या था? जो गुमास्ता थे उनका काम क्या था, वो बुनकरों को कर्ज देते थे। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी, लेकिन गुमास्ता उसका सुपरविजन करते थे। दूसरा पॉइंट, ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके न दे सकें। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने गुमास्ता को लगा दिया कि भाई जो भी ये काम करते हैं, जितने भी बुनकर हैं, ये अपना माल तैयार करके किसी और को न बेच दे, किसी और व्यापारी को न बेच दे, इसलिए इन पर निगरानी रखनी है। तीसरा, वे खुद कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। वो क्या करते थे? खुद स्वयं से ही कपड़ों की जांच किया करते थे। 8वां प्रश्न है, जॉबर कौन थे? नई कारखाना प्रणाली में उनकी क्या स्थिति थी? तो ये जॉबर कौन थे, देख लेते हैं। उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर को रखा था। नंबर 1 क्या था? उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर को रखा था। दूसरा, जॉबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था। तीसरा, वह गांव से लोगों को लाता था। चौथा, काम का भरोसा देता और शहर में बसने के लिए मदद देता। जो जॉबर था वो गांव से मजदूरों को इकट्ठा कर के लेकर आता था और कहता था कि मैं तुम्हें जाकर वहाँ काम दिलाऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें रहने खाने के स्थान भी बताऊंगा। इस तरह का जॉबर का काम था। एक तरह से पूरा प्रचार करता था, ढूंढ कर मजदूरों को लाता था। जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगा था। तो जॉबर है वो क्या करने लगा था? मदद के बदले तोहफे मांगने लगा, पैसे मांगने लगा। प्रश्न 9 है, ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार कब्जा किया? तो ब्रिटिश निर्माताओं ने कैसे कब्जा किया, देख लेते हैं। नंबर 1, उत्पादकों को बेचने के लिए कैलेंडर, अखबारों व मैगजीन का प्रयोग, आज भी होता है। दूसरा, लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती थी। तो भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगा दी, जिससे भारत के लोग जो हैं वो उसके साथ श्रद्धा से जुड़ जाएं और उसको खरीद लें। तीसरा, विदेश में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी पहचानी लगती थी। जो विदेश से बनकर आती थी, कितना बड़ा षड्यंत्र था
जो भारतीय बनाने के लिए भारतीय देवी देवताओं का उस पर चित्र बना देते थे, तो जो विदेश में बनकर आई चीज़ें वो क्या लगने लगी, भारतीय लगने लगी। ये ऐसे कारण थे। प्रश्न 10वां देख लेते हैं। बाजार से श्रम की बहुतायात से श्रमिकों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? तो उसके क्या क्या कारण बने। नंबर 1, शहर में नौकरी की संभावनाओं की खबर सुनते ही श्रमिक शहरों की तरफ दौड़ पड़े। दूसरा, जिनके सगे संबंधी शहरों में पहले से ही कार्यरत थे, उनके जरिए नए लोगों को नौकरी मिल सकती थी। तीसरा, ये तो आज भी है, जिसके सगे संबंधी भाई शहर में रहते हैं उसको आसानी से नौकरी मिल जाती है, उसकी जान पहचान होती है। तीसरा क्या, जिनका शहरों में कोई नहीं था, वे हफ्तों भर प्रतीक्षा करते थे तथा पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात गुजारते थे, जिससे वो सब जगह संपर्क कर सकें। बस आखिरी प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे? तो उसके क्या कारण थे? उसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। दूसरा, वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी। तीसरा, कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वे उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा समझते थे। चौथा, बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की मांग रहती थी जो हस्तकौशल पर निर्भर थी। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप के अपेक्षा हाथ से इसलिए काम कराना पसंद करते थे क्योंकि जो हाथ से काम होता था वह मशीनों की अपेक्षा अच्छा होता था, लोग उसको पसंद करते थे। तो ठीक है, आप ये क्वेश्चन उत्तर कीजिए। इसके बाद हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। आप इसको करना, इसको पढ़ना और इसको विस्तार देना अपनी तरफ से। इस क्वेश्चन जो जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं, जो 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन हैं, 11 तक क्वेश्चन हैं, इनको हम और विस्तार कर सकते हैं एग्ज़ाम के समय। ये केवल हिंट्स हैं, छोटे प्रश्नों को ही बड़ा हम अपने उसके अनुसार कर सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं, विस्तृत बना सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।